हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म आकाश मैथ हब पे। आप लोगों ने पहला वीडियो आई होप देखा होगा और लेक्चर का नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया होगा। और पहला लेक्चर था जो इंट्रोडक्शन का था, उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया और आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, उसमें हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, बस इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का कि क्या केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रासायनिक बल गतिकी का डिफिनीशन लिखाया था। उसके बाद हमने बताया था कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं और ये थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी से क्यों अलग है। ठीक है। उसके बाद हमने आपसे बात किया था रिएक्शंस के प्रकार के बारे में कि जो वेग होते हैं उसके आधार पे रिएक्शन कितने तरीके की होती है। तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक रिएक्शन तीन तरीके की बताई थी हमने। तीव्र रिएक्शंस जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। दूसरी हमने बताई थी वेरी स्लो रिएक्शन या अत्यधिक मंद गति की रिएक्शंस। और तीसरी और लास्ट जिसके बारे में हम काइनेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, मध्यम वेग की अक्रिया या मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे तीव्र गति की अभिक्रियाएं या वेरी फास्ट रिएक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रेट रिएक्शन। और मॉडरेट रेट रिएक्शन के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे रियल काइनेटिक्स, जहां से आपको हम पढ़ाएंगे अभिक्रिया की वेग, रेट ऑफ रिएक्शंस, कुछ ग्राफ सिखाएंगे, कुछ फार्मूले बताएंगे, उसकी यूनिट बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल मैंने बस ये हेडिंग लिखवा दी थी आपको, तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अत्यधिक तीव्र या वेरी फास्ट रिएक्शंस, तो हेडिंग लिखेंगे बच्चों अत्यधिक तीव्र रिएक्शंस या अत्यधिक वेरी फास्ट रिएक्शंस बोले इंग्लिश में तो। चलो, सबसे पहली रिएक्शंस जो है तीव्र गति की अभिक्रिया की अभिक्रिया अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, कल हमने बस इसका नाम बताया था। आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो वेरी फास्ट होती हैं और हम इसमें काइनेटिक सप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग तीव्र गति की अभिक्रिया या वेरी फास्ट रिएक्शन। उसमें लिखेंगे हम लोग, पहले हम बता दे रहे हैं क्या होता है ये, फिर लिखवा देंगे आपको। जैसे जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत तेजी से होती हैं, विद इन ए सेकेंड। आप जाओगे, मान लो आपको मेजर करना है रेट वगैरह, तो जब तक आप पहुंचोगे रिएक्शन तब तक कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो क्या मेजर क्या करोगे, रेट मेजर थोड़ी ना कर पाओगे, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है पहले ही। तो लिखो, सबसे पहले लिखो कुछ रिएक्शंस, कुछ अभिक्रियाएं, कुछ अभिक्रिया अभिक्रिया या रिएक्शंस या रिएक्शंस जो आयनिक होती है, जो आयनिक होती है, आयनिक आयनिक होती है, होती है। इनको पूरा होने में, इनको पूरा होने में या कंप्लीट होने में बहुत ही बहुत ही कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, कम समय में लगता है, लगता है। ऐसी रिएक्शन जो कहलाती है क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन या तीव्र गति की अभिक्रिया है। ये विद इन ए सेकंड कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले ऐसी अभिक्रिया या रिएक्शन जो आयनिक होती है, आयनिक अभिक्रिया जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो नोट करिएगा इसी के नीचे, पहले आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ उदाहरण या एग्जांपल आपके
एनसीईआरटी में दिया गया है बहुत सारे उदाहरण, बट आपकी एनसीईआरटी का ही हम लेंगे, जिसमें हम लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय, जलीय मतलब एक्वस, पानी, एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को मिलाने पर, मिलाने पर, मिलाने पर, मिलाने पर अमोनियम, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड का, क्लोराइड का, क्लोराइड का अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब पीपीटी प्राप्त होता है। तो ये आपकी जो एग्जांपल है वेरी फास्ट रिएक्शन या तीव्र गतिज क्रिया का, कि जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है सफेद कलर का। ये जो रिएक्शन होती है बहुत तीव्र गति से होती है, तो इसमें हम काइनेटिक अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आप नोट करिएगा। उसके बाद मैं इसका रिएक्शन आपको लिखा देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करेंगे दूसरी क्रिया। तो आप, आई होप आप लोग नोट कर लेंगे इसको। इसी के नीचे या उदाहरण के नीचे ही रिएक्शंस लिख लीजिएगा, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। तो जो रिएक्शंस है वो है, पहले आपको लेना है सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3। एक कोस लेना है तो हाँ ये क्यों लिख लेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये आपको हम पढ़ाएंगे कि किस पे प्लस किस पे माइनस, ये आपको हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे क्लास 11। तो आप परेशान मत होइएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको डिटेल सिखाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख लीजिए ये चीज। तो इसमें क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ बनेगा AgCl। इसका पीपीटी बनता है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, तो याद रखिएगा सफेद कलर। ये निशान जो होता है पीपीटी मतलब ये जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे बीकर में, ये नीचे ऐसे सफेद कलर का अवक्षेपण बन जाता है, पड़ा रह जाता है, इसका निशान है कि नीचे पड़ा रह जाए। और क्या बचेगा, AgCl हो गया, तो सोडियम नाइट्रेट यहाँ बचा रह जाता है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं होता। मेन मतलब होता है AgCl की पीपीटी से। तो ये जो रिएक्शंस है बहुत फास्ट होती है, जिसमें हम काइनेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी अब क्रिया स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये जानिएगा सबसे पहले ये, कि जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है, विद इन ए सेकंड कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हम काइनेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर दूसरी अपक्रिया आती है अत्यधिक मंद अपक्रिया या वेरी स्लो रिएक्शन। तो दूसरी हेडिंग हम लिखेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, अत्यधिक मंद या वेरी स्लो रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या होती हैं, अब ये रिएक्शंस होती है जो, अब ये थी तो सेकंड में ही कंप्लीट हो जा रही थी, और ये जो स्लो रिएक्शंस हैं इनको होने में कई वर्ष लग जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बारिश का मौसम चल ही रहा है अभी, तो बाहर देखे होंगे कि कुछ भी लोहे का आप छोड़ देते हैं, जैसे लोहे का सामान पड़ा रहता है, तो जब बारिश होती है तो वो ईयर के साथ रिएक्शन करके उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो ये तुरंत नहीं होता है, मतलब छोड़ दिए, अभी पड़ा है 1 महीने 2 महीने बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत जंग लग जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल। तो ये कंप्लीट होने में महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, पड़ा पड़ा। जैसे बाथरूम वगैरह का दरवाजा इसीलिए कहते हैं लोहे का नहीं बनाना चाहिए, क्यों, तो उसमें जंग लग जाता है, तो उसमें भी हम काइनेटिक सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये पहला हो गया, फिर दूसरा देखते हैं अत्यधिक मंद या वेरी स्लो रिएक्शंस। तो हेडिंग लिखेंगे वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस या अत्यधिक
अत्यधिक मंद। मंद मतलब धीमा। ठीक है, मंद एनसीईआरटी में लिखा है तो मैंने मंद ही लिखा कि मान लो एग्जाम में आ जाए तो आप लोग यही ना समझ पाओ। तो अत्यधिक मंद गति क्रिया, गति की अक्रिय अभी अप्रिय रिएक्शंस। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसी ऐसी अप्रियाएं, ऐसी ऐसी अप्रियाएं, ऐसी अप्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस क्रियाएं जिनको 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 पूरा होने में महीने महीनों महीने या कई वर्ष लग जाता है। कई वर्ष वर्ष लग जाता है। लग जाता है। जाता है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन या अत्यधिक मंद गति रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शंस होती हैं? तो नॉर्मल वो आपके एनसीईआरटी में भी वही दिया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जंग लगने वाला। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में वायु व ईयर होगा ना, उदाहरण में लिखेंगे वायु ईयर व आर्द्रता। आर्द्रता मतलब पानी, वाटर। बारिश होगी, पानी पड़ेगा, या बाथरूम का गेट है तो वहां पानी यूज होगा। तो जब एयर से रिएक्शन करता है, H2O रिएक्ट करता है O2 के साथ, साथ में आर्द्रता की उपस्थिति में, की इन दोनों की उपस्थिति में उपस्थिति में लोहे पर क्या होगा? जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो रिएक्शंस हो जाए। तो लोहे पर आयरन बोलते हैं जिसे Fe, एटॉमिक नंबर 26 होता है इसका। आप लोग थोड़ा जानते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। तो वायु व आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? वेरी स्लो रिएक्शन का। इसको होने में महीने से ऊपर ही लगेगा, कई साल भी लग सकते हैं। तो ये हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। तो काइनेटिक इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करिएगा, वेरी स्लो रिएक्शंस को, कि ऐसी क्रिया जिनको पूरा होने में महीनों या कई वर्ष लग जाता है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं मंद गति की क्रियाएं। और इसका एग्जाम्पल है कि वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। इसका मैं आपको रिएक्शंस भी लिखवा दूं, जिससे कि आप एक बार देखे रहेंगे चीजों को तो आपको याद आ जाएगा। तो इसकी इसको आप नोट करिएगा और इसी के नीचे ये रिएक्शन नोट लिख लीजिएगा, जैसे अभी ये आयनिक वाला लिखा था वैसे। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ और इसके आगे ही आप लोग वो रिएक्शंस लिख लेंगे कि जब आयरन पर वाटर और एयर का रिएक्शंस होता है तो क्या बनता है? जंग का निर्माण होता है। और जंग क्या होते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होते हैं। हाइड्रेटेड मतलब पानी के साथ रिएक्शन कर चुके हैं तो उनको हाइड्रेटेड बोलते हैं। ऑक्साइड क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कौन कर रहा था? एयर। तो वो बनाएगा O2 आके ऑक्साइड बनाता है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे हम? आयरन Fe, लोहा, आयरन। O2 लेंगे, एयर प्लस H2O लेंगे। पहले हम जर्नल लिख रहे हैं, बैलेंस अभी कर लेंगे reaction। तो बनता क्या है इसमें? देखो Fe2O3 डॉट एक्स यहाँ क्या है? वाटर की मात्रा कुछ भी हो सकती है ना, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड आयरन। आयरन क्यों? Fe प्रेजेंट है ना, आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ दो आयरन है तो यहाँ एक लिए हैं तो कितना होगा? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो हो गए। तीन है, एक है, दो है। तीन है इधर, मतलब बैलेंस है।
तो हम यहाँ लेंगे, वहाँ 3 वो है ना, तो यहाँ 2, तो इसको हम कर देंगे क्या, 3 O2, तो ये 6 हो जाएगा, और जो कर देंगे 2, ये 4, ये 6, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ हम कर देंगे इसको, ये हो गया 2, 4, तो यहाँ हम इसको कर देंगे 4, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस 4। तो 4Fe, तो 3O2 एयर की प्रेजेंस में ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा, जो क्या है, जल। यही, मान लो आपको ऑप्शन में टिक करने को आ जाए कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का, जैसे आप में अब वो भी है ना, ओमार वाला भी है, 20 क्वेश्चन शायद आते हैं मल्टीपल वाले, मान लो उसमें आ जाता है कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को, तो आप देखे रहेंगे तो फट से टिक कर देंगे, इसीलिए हमने लिखा दिया, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है इसीलिए। अभी तो चीजें थ्योरी हैं, थोड़ी देर और है थ्योरी, बस उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जिसमें हम फार्मूला बताएंगे आपको, ग्राफ सिखाएंगे, उसके बाद उस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप नोट करिए, अभी तो थ्योरी चल रहा है, तो आप लोग भी देखते रहिए और नोट करते रहिए, अभी मजा आएगा थोड़ा, थोड़ी देर बाद आपको जो थोड़ा न्यूमेरिकल चलेगा तो आपका भी दिमाग लगेगा। आपको हम न्यूमेरिकल देंगे, आप पहले से टाइम देंगे, थोड़ा आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट करिएगा आंसर्स कमेंट बॉक्स में, कि जो मान लो आप नहीं कर पाते हैं, हम उसको करेंगे, बोर्ड पे समझाएंगे आपको कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अब आखिरी और लास्ट रिएक्शंस जो होती है, मध्यम वेग अपक्रिया या मॉडरेट रेट रिएक्शंस, क्या होती है ये? इनको ना ज्यादा समय लगता है ना कम समय लगता है, ठीक है, मतलब बीच का रहता है, तो इसमें हम काइनेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है कि गांव में वो बोलते नहीं है, स्टार्च वगैरह का अपघटन जो होता है बहुत न तेजी से होता है ना बहुत जल्दी होता है, मतलब स्लो स्लो होता है, मीडियम टाइप पे, तो फिर हम काइनेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम, हेडिंग डालेंगे मध्य वेग की अपक्रिया, तीसरा और लास्ट, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन या अपक्रिया की वेग। तो इसमें थर्ड, मध्य वेग की अपक्रिया, मध्य वेग की अपक्रिया, ये अपक्रिया, अपक्रिया, इसी में हमको काइनेटिक्स अप्लाई करना है, इससे अपक्रिया, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शन, मॉडरेट, मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो इसमें हम डिफिनेशन में लिखेंगे, अब ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, यहाँ लिखेंगे ऐसी अपक्रिया, 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 जिनको जिनको पूरा होने में, पूरा कंप्लीट होने में, पूरा होने में, पूरा होने में, ऐसी अपक्रिया जिनको पूरा होने में, मत या पूरा होने में, कंप्लीट होने में ना तो ज्यादा समय लगता है ना तो कम समय लगता है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसी अपक्रिया जो मध्य वेग से होती है। डेफिनेशन के तरीके से लिखेंगे हम, समझाने के लिए तो बोल दिए कि दोनों के बीच की है तो मध्य है, बट ऐसे लिखेंगे हम ऐसी अपक्रिया जिनको पूरा होने में, जो मध्य वेग से पूर्ण होती है, तो ऐसे लिखेंगे ऐसी अपक्रिया जिनको, जो 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 मध्य वेग, मध्य वेग से पूर्ण होती है, पूर्ण या कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, मॉडरेट रेट रिएक्शन, मॉडरेट, मॉडरेट रेट रिएक्शंस, रेट रिएक्शंस। आइए इसका एग्जांपल नोट करते हैं एनसीईआरटी का, स्टार्च का जल अपघटन, हाइड्रो एग्जांपल उदाहरण आप लोग देखेंगे, इसको नोट करते रहेंगे,
मान लो उदाहरण ही पूछ लिया तो क्या करोगे? तो याद तो होना चाहिए ना कौन सा किसका उदाहरण है। वेरी फास्ट का हमने क्या बताया था आपको? कौन सी रिएक्शन होती है जो वेरी फास्ट होती है? आयनिक रिएक्शन। उसमें क्या बताया था मध्य वेग वाले में? क्या कहते हैं उसमें, सॉरी स्लो वाले में? उसमें आयरन वाला बताया था, जंग लगना। और इसमें क्या है, स्टार्च का जल अपघटन। बोले तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो लिखिए स्टार्च का जल अपघटन हिंदी। स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च का जल अपघटन, जल अपघटन, अपघटन। इंग्लिश में लिखेंगे क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन। तो जल अपघटन का मतलब यहाँ ये है कि स्टार्च जो होगा वाटर से रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है। तो जो स्टार्च है सुक्रोज, इस स्टार्च में हम उसका एग्जांपल लेंगे सुक्रोज का, जो तरीके का स्टार्च होता है। तो उसकी रिएक्शंस कराएंगे और हमको मिलेगा ग्लूकोज। तो उसमें पहले लिखेंगे स्टार्च का जल अपघटन। स्टार्च में तो यहाँ हम लिख देंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च। तो आप नोट करिएगा इसको। मॉडरेटेड रिएक्शंस, मध्य वेग की अपक्रिया। इसमें आप लिखेंगे ऐसी अपक्रिया जो मध्य वेग से पूर्ण होती है, उसको मॉडरेटेड रिएक्शन कहते हैं। काइनेटिक्स इसी में अप्लाई होती है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसी में हमको पढ़ना है। आगे चल के पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अपक्रिया हिंदी में बोलेंगे, द्वितीय कोटि की अपक्रिया तथा शून्य कोटि की अपक्रिया। तो ये सब पढ़ेंगे। उसमें एग्जाम्पल देखेंगे कौन सा किस ऑर्डर की रिएक्शन है, किस कोड की अपक्रिया है। आइए इसका रिएक्शंस लिखते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम अपना अगला टॉपिक जो होगा अपक्रिया की वेग। तो आप इसमें इसी के नीचे आप रिएक्शंस लिख लीजिएगा। जैसे अभी आपने दो रिएक्शन, दो दो हेडिंग के अंदर लिखा था एग्जाम्पल के नीचे रिएक्शन, वैसे इसके नीचे भी आप लोग स्टार्च का जल अपघटन के आगे लिखिएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, उसके नीचे ही रिएक्शन इसकी लिखिएगा। ठीक है। तो आइए, तो जो स्टार्च होता है सुक्रोज इसका एग्जाम्पल, उसका फार्मूला होता है H22 O11 11। ठीक है। ये जब रिएक्ट होता है पानी से देखती है ये बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या था? C6H12O6। तो आप लोग याद करते रहिएगा फार्मूला वगैरह, ये सब तो याद ही करना पड़ेगा कि सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है। सुक्रोज का फार्मूला ये होता है C12H22O11। और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ देखिए अब बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ कितने 12। तो यहाँ कितने मोल बनेगा? 2 मोल। तो ये कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। ये तुम्हारा हो गया कितना? 24। तो 22 यहाँ और 2 यहाँ है, ये 24 हो गया। मतलब ये बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है। और ये 6, 11 यहाँ है, एक ये 12, मतलब 12 ये मतलब बैलेंस है। तो आप इसको नोट करिएगा सुक्रोज और यहाँ लिख लीजिएगा इसको। इसके आगे इसको लिखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख दिए, आप भी यहीं लिख दो। ठीक है। इसको यहाँ आगे नोट करिएगा ये रिएक्शंस। और इसके नीचे लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है। अब ये आपके रिएक्शंस के टाइप खत्म हुए तीनों। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये तो अभी तक थ्योरी था। अब क्रिया की वेग, जिसमें आपको फार्मूले क्वेश्चंस सब मिलेंगे। तो आप इसको नोट करिए और आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसी में। रासायनिक अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का वेग बोले, जैसे चैप्टर का नाम तो केमिकल काइनेटिक्स है, तो रासायनिक बल गति तो सब तो यहाँ रासायनिक ही होगा ना, केमिकल ही होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अपक्रिया का वेग। सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग स्टार लगा के लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। अपक्रिया का, अपक्रिया, अपक्रिया
बीस, बीस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हम समझते हैं कि रेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, पहले समझेंगे, फिर डिफिनीशन मैं आपको लिखा दूंगा इसके बाद। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? अभिकारक, अभिकारक। और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद, जो प्राप्त हो रहा है, उत्पाद। तो जो रेट होता है, समय के साथ बताया जाएगा, तो यहाँ होगा कि एक इकाई समय में, एक यूनिट टाइम में जितना रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में एक यूनिट टाइम में जितना कन्वर्ट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेट। और रेट क्या होगा? रिएक्शंस की बात हो रही है, तो रेट किसकी होगी? रिएक्शंस की होगी। हमको वही पढ़ना है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम बोलते हैं इसको हिंदी में कि उत्पाद, अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट, और उत्पाद प्रोडक्ट की किसमें चेंज होगा? इसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता में चेंज होगा ना। तो बोलते हैं कि रेट अभिकारक है, और उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेट। तो वो तो डिफिनीशन हो गया, बट आप समझ लीजिए कि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा, कुछ रिएक्टेंट यहाँ से कम होता जाएगा, कुछ प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो रिएक्टेंट में क्या, इसकी कंसंट्रेशन अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसके मोल्स वगैरह कंसंट्रेशन कम हो गया, यहाँ यहाँ बढ़ेगा। इसी कितने कितने टाइम में कितना कम हो रहा है, ये कितना बन रहा है, इसी की इसकी दर को ही क्या बोलेंगे? रेट। तो लिखेंगे हम सबसे पहले अभिकारक तथा उत्पाद के, अभिकारक तथा उत्पाद के, अभिकारक अभिकारक तथा उत्पाद, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता में प्रति इकाई समय में, यूनिट टाइम में, प्रति इकाई इकाई समय में हुए समय में हुए हुए परिवर्तन की, परिवर्तन परिवर्तन की दर को, ये आपके डिफिनीशन हो गया पूरा। ठीक है, बोर्ड अगर हम आ जाए लिखने के 2 नंबर में, तो आप लोग लिख दीजिएगा यही चीज एकदम। परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दर को अभिक्रिया अभिक्रिया की वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो डिफिनीशन हो गया। अच्छा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा फार्मूला वगैरह, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप नोट करिए इसको, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं? जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा, उतने टाइम में जो चेंज होगा उसका, वो क्या कहलाएगा? रेट। तो आइए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं। हेडिंग पड़ी रहने दीजिए, इसी के अंदर भी लिखना है आपको। इसके नीचे ही आप लोग डिफिनीशन के नीचे ही नोट करना। ठीक है, तो इसमें दो तरीके का होगा, जैसे यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में कमी होगी और प्रोडक्ट में क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रोडक्ट कुछ बनेगा ना। तो दोनों का वो लिखना होता है ना हमको, तो इसमें लिखते हैं
अभिका रिएक्टेंट अभिकारक ह्रास की दर घटेगा, डिसअपेरेंस होगा, कुछ घटेगा, तो उसमें लिखते हैं हम रिएक्टेंट या अभिकारक के ह्रास या कमी, ह्रास की दर क्या होगा, आर कुछ कम हो जाएगा, तो कम यूनिटी रेट की बात है तो चेंज होगा, यूनिट टाइम में होगा तो टाइम नोट करेंगे डेल्टा टी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा रिएक्टेंट के ह्रास की दर, या बोलेंगे इसको डिसअपेरेंस ऑफ, डिसअपेरेंस मतलब क्या होगा, कमी हो रही है, रेट यहाँ रिएक्टेंट की कमी हो रही है ना, और प्रोडक्ट बन रहा है, तो डिसअपेरेंस ऑफ ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, या बोले तो हिंदी में इसको अभिकारक के ह्रास की दर, तो जब इसमें कमी होगी तो प्रोडक्ट में वृद्धि भी होगी, तो उसको भी लिखते हैं प्रोडक्ट की वृद्धि की दर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ निगेटिव था, घट रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, वृद्धि की दर, दर इसको लिखेंगे रेट ऑफ अपेयरेंस, ये बन रहा है ना, अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट साइड, ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट की वृद्धि की दर, बोले तो उत्पाद की वृद्धि की दर, तो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो ये अपेयर करेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस चेंज की प्रोडक्ट में कितने यूनिट टाइम, इसी को भी हम एक रिएक्शंस के माध्यम से आपको समझाएंगे, अभी तो जैसे हम नॉर्मल ये समझा दे रहे हैं कि ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, अभी हम रिएक्शंस लिखेंगे, उसमें आपको समझाएंगे। अब चलिए इसके बाद आप लोग ये नोट कर लीजिएगा दोनों कि डिसअपेरेंस क्या होता है, क्वेश्चन में पूछेगा, कोई रिएक्शन देगा और बोलेगा कि आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताना है या अभिकारक के ह्रास की दर बतानी है, तो आप कैसे निकालेंगे, जितनी उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा होगा, सांद्रता में जितना चेंज हो रहा होगा समय के साथ यूनिट टाइम में, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे डेल्टा आर, मान लो दे देगा कि पहले दो रिएक्टेंट है, दोनों पहले इतना था, बाद में रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट इतना बचा, तो आप क्या करेंगे, उसका डेल्टा आर निकालेंगे, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लो पहले बोल देगा कि R1 है, बाद में हो गया R2, जब R1 था टाइम क्या था T1, और जब R2 हो गया मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट कम हो गया, तो उस समय क्या था, चलिए इसको आप नोट करिए, मैं अलग से बताता हूँ इसको, इसको आप नोट कर लिए, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, हेडिंग यही रहेगी, इसी के अंतर्गत आप लोग नोट करेंगे इसको, आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे कि अब आपको हमने बताया था कि जो रिएक्टेंट होगा, मान लो इनिशियल में R1 है, टाइम कुछ टाइम T1 पे, बाद में रिएक्टेंट जब रिएक्शंस हो गए तो रिएक्टेंट कुछ R2 हो गया, कुछ कम हो गया, कुछ टाइम T2 पे, तो इसमें हम रेट लिखेंगे, तो वहां हमने क्या लिखा था कि जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, इसको हम ROD लिखेंगे, ह्रास की दर, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, अब बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दिए कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, आप लोग इसके नीचे लिख सकते हैं कि अभिकारक के ह्रास की दर, ठीक है, तो उसमें चेंज में क्या होगा, कम होगा ये, तो माइनस पहले से कम हो रहा होगा रेटेड, और चेंज क्या होगा, फाइनल कितना है R2, इनिशियल कितना है R1, जब R2 था तो टाइम कितना है T2, तो टाइम क्या लिखेंगे T2 माइनस T, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो गया अभिकारक, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि मान लो दे देगा रिएक्शन, अभी मान लो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे कि दूंगा कि कुछ रिएक्टेंट इनिशियल टाइम में इतना था, बाद में फाइनल टाइम पे इतना बचा, तो आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताना है,
और मान लो मैं ये भी बोलूंगा कि इतना प्रोडक्ट है और रिएक्शन के बाद पहले प्रोडक्ट इतना बना था, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट की मात्रा इतना है, तो आपको रेट ऑफ अपीयरेंस भी बताना होगा। तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा उसमें बस क्या करेंगे, वो बढ़ रहा होगा प्रोडक्ट रिएक्शंस के साथ, क्योंकि रिएक्शंस होगी तो रिएक्टेंट कम होगा। तो आपको वैसे ही अंडरस्टूड कि प्रोडक्ट बढ़ेगा तो पॉजिटिव करेंगे और चेंज ऐसे ही कर देंगे कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, प्रोडक्ट की बाद की मात्रा के बाद मात्रा। तो इसको हम एक ग्राफ बनाएंगे, किसके किसके बीच, सांद्रता और समय के बीच, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। क्या था, अभिकारक की कंसंट्रेशन सांद्रता क्या हो रही थी, घट रही थी, और प्रोडक्ट की बढ़ रही थी। तो कॉमन ग्राफ बनाएंगे हम जिसमें दोनों को समझाएंगे। उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे, इसमें भी दो तरीके के पढ़ाएंगे, औसत वेग और एक तत्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और एक पढ़ाएंगे एवरेज रेट रिएक्शंस। तो उसमें हम आपको बताएंगे जो एवरेज रेट रिएक्शंस होगी तो एक एवरेज में निकालना होगा, और जो तत्क्षणिक होगा इंटरेस्ट टाइम पे होगा, एक टाइम मीजरेबल टाइम पे होगा, उस पे निकालना होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक ग्राफ बना रहे हैं, आप ये देखिए। जैसे ये ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, समय, समय या टाइम, टी से डिनोट करेंगे। वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, कंसंट्रेशन, तो इसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन, बोले तो सांद्रता, सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ टी बराबर 0 पे तो सब शून्य होगा। तो जो रिएक्टेंट होगा क्या होगा, घटेगा टाइम के साथ। अब लीनियरली क्यों नहीं घटेगा, ये भी आप बोल सकते हैं कि सर आपने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं घटाया। देखिए कोई चीज होता है तो जब रिएक्शन होगी तो ऐसा थोड़ी ना कि रिएक्टेंट तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन सेकेंड। वो तो आयनिक रिएक्शन होगी जिसमें हो जाता है तुरंत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये मॉडरेट रेट रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि इनमें ना तो तेजी से काम होगा, ना तो धीरे होगा, मध्य का होगा। तो जब तक इसमें रिएक्टेंट खर्च होता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। उसको हम पढ़ाएंगे आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, बहुत मजा आएगा आपको, क्लास 11 का चैप्टर है। तो उसमें हम आपको यही डिस्कस करेंगे, आपको वहां यही बताना होगा कि किस टाइम पे इन दोनों की कंसंट्रेशन या सांद्रता बराबर हो रही है। तो हमको वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट निकालनी होगी, ठीक है। तो अभी तो आपको बस इतने से ही समझाएंगे, आगे आप परेशान मत होइएगा, आपको 11th का भी लेक्चर मिलेगा। आप लोग पहले बोर्ड में हैं तो बोर्ड पे फोकस करिए। चैनल पे 11th भी स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, और उसमें हम इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाते रहेंगे साथ साथ, जिससे आपको इन सब चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि जब मैं डीएनए ब्लॉक पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ा दूंगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वो है वो 50% केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है। तो आप वो नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे समझेंगे। तो ये भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा आगे चल के, तो आप ग्राफ समझ लीजिए। ये क्या है, बढ़ रहा है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी बताया था उत्पाद, तो यहाँ लिख देंगे उत्पाद। ये बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ये क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिकार, अभिकारक। तो आप ये ग्राफ को नोट्स में इसी हेडिंग के नीचे बनाएंगे, और इधर लिखेंगे कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे सांद्रता, टी बराबर जीरो, जीरो पे जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर थी, सांद्रता दोनों की क्या थी, बराबर थी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट अपना घटना शुरू हुआ, और प्रोडक्ट अपना क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हो गया टाइम के साथ। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आपको इसके आगे बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर आप लोग पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे,
और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे पहला लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि जो पहला लेक्चर नहीं देखोगे बच्चों, तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में ही चैप्टर का जो बेसिक होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो आपको बताया था। तो आप पहले पहला लेक्चर देखना, जो है केमिकल काइनेटिक्स का, फिर दूसरा देखना, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। और बच्चों, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लेक्चर को कंप्लीट करिए। नोट्स बनाइए। नोट्स वैसे हम आपको ये उपलब्ध करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से नोट्स बनाइए। और अभी तक आज तक बेसिक ही था। कल से हम न्यूमेरिकल कराएंगे और क्लास में भी न्यूमेरिकल कराएंगे, और उसके बाद आपको होमवर्क हम देंगे। 3 से 4 क्वेश्चन डेली होमवर्क दिया करेंगे, जिसको आपको होमवर्क क्या करना है टेलीग्राम चैनल में जाके पोस्ट करना है। हमारी टीम या हम खुद उसको देखेंगे, आपका क्वेश्चन आपने किया है सही है गलत है। आप आके कमेंट करिएगा यहाँ पर। जो क्वेश्चन आप ना कर पाएंगे, हम आके कमेंट देखेंगे और अगले लेक्चर को पुनः स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपका होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ। राधे राधे।